तो अब लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था 290 से लेकर के 334 तक का, और होपफुली आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। जो कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं उन्हें पूछना शुरू करें। चलिए 290 हो गया, 295 तक हो गए, 295 तक हो गए, ओके। 300 तक हो गए, 305 तक हो गए, 310, 315। भूपेंद्र वीडियो ऑफ करोगे तो वापस बाहर चले जाओगे, वीडियो कभी ऑफ नहीं होना चाहिए। 320, दूसरा मोबाइल ले लो भैया काम में। 320, 325 और 330, 330 हो गए सारे। तो यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको समझ में आ गई? कोई डाउट? चलो, और आपको पी फैक्टर्स करके भी एचसीएफ करना आता है? ओके, ऑल राइट। 331 हो गया, 332 हो गया, 333 हो गया, 334 हो गया, हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एचसीएफ तो आपको लेना ही है, यू आर टू मेक स्टैक्स, है ना, और आपको इक्वल इक्वल स्टैक बनाने। तो फाइनली आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ लेना है। आपने एचसीएफ ले लिया, कौन से तरीके से लिया एचसीएफ? मैंने तो दोनों ही मैंने बताए थे। नया वाला था मतलब पी फैक्टराइजेशन करके या यूक्लिड से? वेरी गुड। अगर पी फैक्टर से कराए तो काम आपका बहुत आसान हो गया। कारण है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो क्या 24 से कर दिया ना इसको? 4, 10 एंड 14, फिर 2 से भी करोगे तो फाइनली अल्टीमेटली आना है 2, 5 एंड 7। क्लियर है ये बात? देखो आपके लास्ट में क्वोशंट यही बचने चाहिए, ये रिमाइंडर्स नहीं होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? क्वोशंट होते हैं, ठीक है? तो पहला तरीका तो ये हुआ। अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा है। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ कि मान लो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से करा या फिर मैंने यूक्लिड एल्गोरिदम से करा। तो पहले किन दो का एचसीएफ ले लूँ? चलो साहब 96 और 240 का एचसीएफ ले लेते हैं। ये मैंने लिया 192, रिमेनिंग इज 48, न्यू डिविडेंड इज 96 एंड ये कंप्लीटली 2 बार डिवाइड चला जाएगा। अने मने खाली कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज लास्ट डिवाइजर? 48। तो इन दोनों का एचसीएफ कौन हुआ? 48। तो जरूरी तो नहीं है कि इन तीनों का एचसीएफ भी 48 हो। तो मैं क्या करूँगा, 48 और 336 का एचसीएफ लूँगा। ले 48 और 336 का एचसीएफ लो। सर 7 टाइम्स जा रहा है। वेरी गुड। एचसीएफ क्या है बताइए, ये बताओ बेटा। 336 ये हो गया कैंसिल। तो नाउ फाइनली लास्ट डिवाइजर इज 48। तो इन सबका एचसीएफ या फिर मैं कहूँ इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 48। इस बार क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि भले ही ऑप्शन में 48 है पर 48 हमारा आंसर नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि हर बार बुक्स कितनी कितनी रखें। अब आप समझो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास इंग्लिश की इतनी बुक्स हैं, मैथ्स की इतनी बुक है और साइंस की मुझे पास इतनी सारी बुक्स हैं। मुझे ये नहीं बताना है कि एक स्टैक में कितनी कितनी बुक्स होनी चाहिए। देखो ये बताना है क्या? बोलो। नहीं, हमारे को ये नहीं बताना है। तो हमारे को क्या बताना है वो मैं आपको एलॉबरेट करता हूँ। भाई मेरे पास 336 बुक्स हैं, ओके, और मेरे पास 240 बुक्स भी है, मेरे पास 96 बुक्स भी हैं। मैं काम करता हूँ पूरी स्कूल में ही बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और हर बच्चे को दो बुक्स देता जाऊँगा। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि सारी की सारी बुक्स खत्म हो जाएगी?
ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन सब में 2 का डिवाइड जाता है, इस बात को ध्यान देना, इन सब में 2 का डिवाइड जाता है। इन सब का एक कॉमन फैक्टर क्या है, इन सब का कॉमन फैक्टर है 2, है कि नहीं है? ओके, मैंने एक काम करा, मैं सब बच्चों में 5-5 बुक्स बांटना चाहता हूँ, तो क्या 5-5 बुक्स बांट सकता हूँ? क्यों नहीं बांट सकता हूँ? क्यों नहीं बांट सकता हूँ? क्योंकि 336 एज वेल एज 96 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ बस बुक्स बांटने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बुक्स को जमाने की बात हो रही है, बुक्स के ढेर लगाने, उनका स्टैक लगाना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अपने को बुक्स जमानी है। और कंडीशन क्या दे दी? कंडीशन दे दिया कि सबकी ऊंचाई जो है वो समान हो। क्या हो? लिखा है तो बुक्स रेस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं एक मैं दो की बुक के स्टैक जमाता हूँ। तो क्या 2 बुक यहाँ रखी, 2 बुक यहाँ रखी, 2 बुक यहाँ रखी, 2 बुक यहाँ रखी, 2 बुक के मैंने स्टैक लगा दिए, तो क्या 2 बुक के स्टैक्स बन जाएंगे, 2 बुक के ढेर लग जाएंगे? बिल्कुल लग जाएंगे। क्या 4 बुक्स के ढेर लग जाएंगे? कैसे चेक करोगे मैं बताता हूँ। देखो बेटा 48 आपका इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो जो 48 के फैक्टर्स होंगे वो भी इसके कॉमन फैक्टर होंगे। समझ में आई बात? तो अब इधर नहीं देखना, अब इधर देखना है, क्या 2 48 का एक फैक्टर है? क्या 4 48 का एक फैक्टर है? तो 4 के ढेर भी लग जाएंगे। क्या 5 48 का एक फैक्टर है? तो क्या 5 के ढेर लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्या 6 के ढेर लग जाएंगे? लग जाएंगे। तो यहाँ तक अब आपको बात समझ में आने लग गई, कितने कितने के ढेर लगेंगे। मुझे बताओ होगा क्या बेटा? होगा ये कि मैं नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ध्यान से देखना, लिख लेना इसको, नंबर ऑफ बुक्स को अगर कम रखूँगा तो नंबर ऑफ स्टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर मान लो मैं एक बुक का स्टैक, मतलब एक जगह में एक ही बुक रखूँगा, उसके ऊपर दूसरी बुक नहीं रखूँगा, तो बहुत ज़्यादा ढेर लगेंगे या बहुत कम ढेर लगेंगे? या ढेर की जगह नंबर ऑफ कॉलम, मान लो ये कॉलम 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 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कब कम होंगे? जब नंबर ऑफ बुक्स कम होगी तो नंबर ऑफ स्टैक्स ज़्यादा होंगे, और इसके रिवर्स अगर नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे। ऐसा ही होगा? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 336 बुक्स नहीं है, मान लो मेरे पास 336 बुक्स नहीं होकर के लोकेश भाई मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। कितने दिन बाद क्लास में आए हो? क्या? डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के पेरेंट्स को भेजो मेरे पास में, बीमारी वाला सर्टिफिकेट, जांचे वाँचे सब कुछ है ना, कल सुबह भेजना 11 बजे तक, ठीक है? तो ये मैं वापस समझाता हूँ बेटा, मेरे पास 336 बुक्स नहीं है, मेरे पास 336 चॉकलेट्स है, मेरे पास डेयरी मिल्क है 336, ओके, और मैं एक स्टूडेंट को एक ही डेयरी मिल्क देना चाहता हूँ, तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए? 336। अगर मैंने सोचा कि मैं हर स्टूडेंट को दो दूंगा, डेयरी मिल्क दूंगा, तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए? 168। वेरी गुड, आधे कर देंगे उसके। अगर मैं सबको 4 दूं तो और कम चाहिएंगे ना? अगर मान लो मैं सबको 48 दूं तो और कम चाहिएंगे ना? दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है? इसका एक साइन होता है, वो आपको बताएंगे। एक होता है बेटा डीपी। क्या होता है? डीपी, दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है? कहने का मतलब यह है, जैसे पेट्रोल क्या है?
पेट्रोल और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है? तो पेट्रोल और प्राइस में ये रिलेशनशिप है कि ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जितनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी उतना ही तो पेट्रोल आप कम खरीदोगे, या जितनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी आप पेट्रोल ज़्यादा खरीदोगे? क्या होगा बताओ? तो ये जो पेट्रोल और प्राइसेस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है, ये डायरेक्ट है या इनवर्स है? इनवर्स है। ओके, अब मैंने कहा स्टडी एंड लर्निंग। स्टडी और लर्निंग में रिलेशनशिप कैसी है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट है। इसका मतलब हुआ जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे उतनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी, और जितनी आप स्टडी कम करोगे उतनी लर्निंग आपकी घटेगी। यही हुआ ना? क्लियर? अच्छा, मान लो मैंने कहा कि मोबाइल और आईसाइट। अब मोबाइल देखने से आईसाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स, कि जितना ज़्यादा आप मोबाइल देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी आंखें खराब होती जाएगी, और जितना आप कम मोबाइल देखोगे आपकी आंखें उतनी कम खराब होगी। यही होगा ना? तो इनवर्स हुआ कि डायरेक्ट हुआ? दोनों हुआ, दोनों। देखो, आई साइड अगर मैं बात करूं वीक होने की, कौन सी आई साइड अगर बात करूं वीक होने की, तो आई साइड वीक होने के लिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कैसे? ज़्यादा मोबाइल देखो ज़्यादा आई साइड वीक होगी, कम मोबाइल देखो कम आई साइड वीक होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं वीक होने की बात नहीं करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ आई साइड स्ट्रांग होने की। तो आई साइड स्ट्रांग होने के लिए क्या हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ। कि जितना आप ज़्यादा मोबाइल देखोगे उतनी आपकी आई साइट कम स्ट्रांग होगी, जितना आप कम मोबाइल देखोगे आपकी आई साइट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर है ये बात? तो ये रिलेशनशिप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। तो अब क्या है बेटा, अब चलो मैं आपको अगले स्टेप पे ले चलता हूँ। सेम क्वेश्चन, तो मैंने ये तो पता कर लिया, मेरे को ये अच्छे से मालूम पड़ गया कि फाइनली ये हुआ, फाइनली मुझे ये मालूम पड़ गया कि इसका SCF 48 आ रहा है ना, मालूम पड़ गया ना मेरे को। लेकिन इसने मेरे से SCF पूछा नहीं है इस बार। ये सब मिटा दो, इन एग्जाम्पल्स की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये कॉपी कर लिया? कर रहे हो कॉपी? मिटा दूँ? ओके, ऑल राइट। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब क्या होगा भाई, मैं 48 के स्टैक बार लगा सकता हूँ। तो 336 लगाने के लिए मुझे 336 बुक्स को जमाने के लिए मुझे कितने हीप या फिर कितने स्टैक या फिर कितने ढेर लगाने पड़ेंगे? तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? 336 डिवाइडेड बाय 48, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आंसर क्या आया था? 7। ऐसे ही 240 डिवाइडेड बाय 48, निकालो आंसर। फाइव, ठीक है। एंड 96 डिवाइडेड बाय 48, 2। अभी सेकंड वाले मेथड पे क्या हुआ? सेकंड वाले मेथड से आपने पहले एक स्टेप किया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाला, फिर एक स्टेप और किया, फाइनली आपका SCF आया। फिर आपने 3 स्टेप ऑफ करे, 1 2 3। अब 7 ढेर लगेंगे विज्ञान इंग्लिश की किताबों के, 5 ढेर लगेंगे मैथमेटिक्स की बुक्स के, एंड 2 हीप्स विल ऑफ बी बुक्स ऑफ साइंस। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो गए? 14। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर? बोलो भाई। अच्छा, अगर मान लो फर्स्ट मेथड से करते कितना मजा आता, देखो ये रहा 2 + 5 + 7, यही तो आंसर है ना। देखो 96 वाले के कितने ढेर लगाए आपने? 2। 240 वाले के कितने लगाए? 5। 336 वाले के कितने लगाए? 7। तो कौन सा तरीका आसान रहेगा? फर्स्ट वाला p फैक्टराइजेशन या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा? लेकिन अगर एग्जाम में लिखा आ गया कि भाई यूक्लिड एल्गोरिथम से ही करो, तो फिर क्या करोगे? बताऊं क्या करोगे? सबसे पहले रफ काम कर लेना। क्या करना? ये रफ काम कर लेना सबसे पहले, कर लोगे? फटाफट हो गया। अब अपने को तो आंसर मालूम पड़ गया ना क्या आएगा, ठीक है?
मालूम पड़ गया ना अपने को आंसर कि HCF 48 आएगा और नंबर ऑफ हीप्स होंगे 14। अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना, लिख के आ जाना, क्योंकि आपको तो मालूम है ना आंसर क्या आएगा। आ गया समझ में? तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी मान लो एक स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहा है और मैंने उससे पूछा भाई तुम 10 दिन बाद क्लास में क्यों आए हो, तो उसने मुझे कहा भाई कि सर वो है ना मेरी नानी की डेथ हो गई थी। क्या कहा? क्या कहा मुझे स्टूडेंट ने? नानी की डेथ हो गई थी। मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा नानी की डेथ हुई कि नहीं हुई? मैं पेरेंट्स को बुला लूंगा नेक्स्ट डे और मैं उनके पेरेंट्स से पूछूंगा कि बताओ भाई इसकी नानी की डेथ हुई कि नहीं हुई। और मुझे लगेगा ना कि पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अगर नानी की डेथ हुई तो आपने फेसबुक पर भी तो डाला होगा, आपने व्हाट्सएप पे भी डाला होगा, लाओ दिखाओ कहाँ डाला, किसको भेजा, तो हो गया ना क्रॉस चेक। अब वो सच बोल रहे हैं झूठ, ये बात उनके मेरे पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी? बस ऐसे ही क्या हुआ, आपने क्रॉस चेक कर लिया, आ गया क्रॉस चेक करना। अब एग्जाम में क्या लिखा है? एग्जाम में कुछ भी लिखा नहीं है, अपना मेथड ये रहा। ठीक है, और अगर एग्जाम में लिखा है कि भाई यूक्लिड एल्गोरिथम से ही करना है या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करना है, तो क्या करेंगे? सॉल्व करके आ जाएंगे। डन? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो ऑल राइट, 334 के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड 339। आपके एग्जाम में आया, किसी और एग्जाम में आया ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या समझ में आया बताओ? क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन में? अब ये तो आपने मुझे रीडिंग करके बता दिया। किस किस का HCF निकालोगे? किसका? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रहा है मुझे एक बात बताओ, इधर देखो बोर्ड पर, इधर देखो। प्रीवियस क्वेश्चन था कि 96, 240 एंड 336, यही था ना प्रीवियस क्वेश्चन। इन सब का मुझे HCF निकालना है। ओके, मैंने 48 से डायरेक्ट डिवाइड किया। मुझे बताओ 2, 5 एंड 7 आर व्हाट? ये सब क्या है? ये रिमाइंडर्स हैं या फिर ये क्वोशंट है? और रिमाइंडर कितना था? रिमाइंडर तो 0 था ना। रिमाइंडर 0 है तभी तो क्वोशंट परफेक्ट आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्वोशंट पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर नहीं बात? अब ये क्या बोल रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बचे। तो भाई जब रिमाइंडर बच ही गया तो फिर HCF कैसे हुआ मुझे बताओ? HCF का मतलब ही क्या होता है? रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए ना, या रिमाइंडर बचना चाहिए? जो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप कब आके रोकते हो? जब रिमाइंडर बचता है तब रुकते हो, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब रुकते हो। और ये तो खुद ही बोल रहे हैं रिमाइंडर इतने इतने हैं। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ बेसिक पर। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक सवाल पूछा था कि मैं 24 में क्या जोड़ूं कि 7 का डिवाइड चला जाए। बोलो क्या जोड़ूं? 3 हाँ गलत, क्या जोड़ूं? 4 जोड़ूं। ठीक है, और क्या घटाऊं? ये आपको इसलिए मालूम है क्योंकि आपको 7 का टेबल आता है ना।
लेकिन मैं कहूँ भैया मुझे सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व कैसे करोगे? 7 3 21, रिमेनिंग 3। अब बताओ क्या जोड़ूं के भाग चला जाए और क्या घटाऊं के भाग चला जाए? सर 3 घटाने पर भाग चला जाएगा। तो हम जानते हैं ना ये 3 रिमाइंडर होता है, मैंने इसका एक और नाम बताया था, क्या होता है ये? बचा हुआ। एक्स्ट्रा। यस सर, यस सर। याद आया? Yes, sir. पढ़ाया था ना आपको? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने एक्स्ट्रा हैं? 5। इसमें कितने एक्स्ट्रा हैं? 7. तो पहले इनको माइनस कर दो। नाउ द क्वेश्चन इज 2053 माइनस 5 एंड 967 माइनस 7। नाउ वी विल गेट 2048 एंड 960। अब बताओ इन दोनों का एचसीएफ ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? ले लेंगे। बस हो जाओ शुरू। कौन से मेथड काम लोगे? फर्स्ट वाला मेथड। लेकिन घर पे जाके क्या करना? घर पे तो फिर यूक्लिड से भी करना। कर लिया बेटा? कर रहे हो? सर 64। 64 वाकई 192। हाँ ठीक है, 64 तो आ सकता है। देखो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना और विदाउट ऑप्शन आएगा तो आपको यूक्लिड से ही करना है। किससे करना है? यूक्लिड से करना है। 2048 डिवाइडेड बाय 960, ये आ जाएगा बेटा 1920। माइनस करोगे तो 128 आ जाएगा। ये 960 को यहाँ लेकर आओगे। 128 128 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 नहीं 7 बार ही जाएगा। 7 8 56 हासिल लगा 5 896 माइनस 64। नाउ दिस इज 128 और ये डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स। तो फाइनली मेरा एचसीएफ क्या आ गया? 64। क्लियर है ये बात? अब आप इसको क्या देखो, मैंने बताया हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। ओके देखो क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? ये पकड़ो 2053। अच्छा इसमें एक बात और लिखनी बाकी है भी अपने को। अपन क्या लिखेंगे? वी विल राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको बोलते रहा करो तभी तो याद रहेगा ना। 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128। नाउ 960 is equal to 128 into 7 plus 64 and finally 128 is equal to 64 into 2 plus 0। ये लिखने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये वाला है ना। ये वाला क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो अपन क्या करेंगे? अपन अपना दिमाग यूज़ करेंगे, अपन यूक्लिड लगा देंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है? यूक्लिड लिख रखा है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन होते तो ऑप्शन में क्या करते फिर अपन? क्रॉस चेक। नहीं कोई सा भी ऑप्शन कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता? ऑप्शन किसी भी तरीके से कर सकते हो ना। जब आपको ए बी सी डी टिक करना है तो वो मेथड तो मांगेगा ही नहीं ना। वो तो बस आपको, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑप्शन वाला, उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ी लगाएंगे। क्लियर है ये बात? चलो अब इसको वेरीफाई करना है घर जा करके। ओके एक वेरीफाई यहीं कर लो। 967 में डिवाइड करो 64 का, करो।
लक्ष्य कर लिया डिवाइड? अच्छा, आप तो अंगड़ा ही ले रहे थे, मैंने देखा। यस सर, हो गया। रितुल ने कर लिया, यस सर, हो गया। मनीष ने भी कर लिया, गुड। मैं अगर आपको नहीं दिख रहा हूँ दैट इसका मतलब थोड़ी मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको तो देख ही रहा हूँ। मजे से अंगड़ा ही ले रहे हैं, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई घवलों से बात कर रहा है। बताओ रिमाइंडर कितना बचा? हमने क्या करा, हमने इसको क्रॉस चेक करा कि देखो भाई आ रहा नहीं आ रहा, 7 आ रहा है ना। अच्छा, और घर जाके 2053 को भी कर लेना। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अपने एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखो छोटा क्वेश्चन है। कब आया ये आपके एग्जाम में? करो। कर लिया बेटा? बताओ किस किस का एचसीएफ लोगे? 65 चलो, 13 की टेबल याद है? दोनों 13 की टेबल में आते हैं। 13 5 जार 13 5 जार 65, 13 9 जार 117। डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है? लेकिन केवल आंसर 13 लिखने से बात नहीं बनेगी ना। क्या होगा, अपने को तो भैया एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी वहाँ पर एग्जाम में। और ये तो आप केवल सॉल्व करके चेक कर रहे हो, चलो भाई अने माने खाली। अब लिखोगे क्या? 117 ऊपर लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस पी। पी के आर कन्फर्म हो? अच्छा, ये प्लस, सॉरी। फिर आप लिखोगे कि 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। फाइनली यू वुड राइट 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। ये 0 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिवाइड का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है? डन। अच्छा, आपको फिर एक एक स्टेप लिखना है एग्जाम में कि देखो नाउ माय फाइनल आंसर इज 13। ओके, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। ये देखो 355। सर इसका आंसर 6 है। ऐसा कैसे करा भाई? सर रिटर्न का है। अब बेटा उसी क्वेश्चन को हिडन ट्रायल से 24 से कर। वेरी गुड, आपने आंसर निकाला। किसका आंसर आया था? सर मनीष। मनीष, वेरी गुड मनीष। अब इसको 24 से कर। क्या दिक्कत आ रही है बेटा इस क्वेश्चन में आपको? सर सेम रिमाइंडर है। दिक्कत ये है कि रिमाइंडर गिवन नहीं है। बाकी दोनों क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन थे ना, तो आप क्या कर रहे थे, रिमाइंडर को एक्स्ट्रा मानते हो और एक्स्ट्रा को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। ओके, यस सर 24 से भी आया। तो फिर अब कौन सा सही मानो? सर 22। क्यों 6 क्यों नहीं? डबल 12 है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो
इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ लिखो इन दोनों का डिफरेंस, करो फटाफट डिफरेंस निकालो, जल्दी 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 जल्दी। सर 30 में हम्म, 48 एंड 24, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे फाइनली, इन दोनों का एचसीएफ लोगे, ले लोगे इन दोनों का एचसीएफ। एग्जाम में कौन से मेथड से लोगे, किसी भी मेथड से, क्योंकि ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन एक ही नंबर का आएगा, ओके। लेकिन अगर ऑप्शन हटा दूं तो कौन से मेथड से करोगे, और चेक कौन से मेथड से करोगे, ओके। तो अब कर लोगे, अब तो हो ही गया होगा इनका एचसीएफ कितना आएगा, 24, दैट्स इट। जब इनके मैं पी फैक्टराइजेशन से इनको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट, कैसे भी कर लो, डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर दो, जा रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको नियम क्या बताया कि ऑल नंबर शुड बी डिवाइडेड, कल लिखाया था ना एचसीएफ के लिए। मेन एम क्या है, जितने नंबर है सबके सब उससे डिवाइड होना चाहिए, दैट्स इट, आ गया एचसीएफ, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, चलो ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ये लो 354। मैं भी इसमें आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि घर पे आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है। पहले इसका एक स्टेप कर लो, यानी वो दो नंबर निकाल लो जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बताओ, माइनस कर दोगे, निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको इसका आंसर फटाफट बता दूंगा ना, ताकि अपना समय खराब नहीं होगा। इनको लिख लेते हैं जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में, या फिर अच्छा होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग। दिस इज 0 6 3 3 6 0 है ना, एंड 5 4, सॉरी 5 तो आएगा ही नहीं, 0 4 2, अच्छा 2 2 4 0। अच्छा मैं बताता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ आएगा 1 1 2 0, ओके। कौन से मेथड से लोगे एग्जाम में, बेटा ऑप्शन है ना, बस इजी वाले मेथड से लोगे, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन हटा दूँ तो यूक्लिड मेथड से। लेकिन देखो 1120 नहीं बताना, ये क्या बोल रहा है कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट मीन्स n क्या है, n इज इक्वल टू 1 1 2 0, ओके। और मेरे से क्या पूछा है, बताओ हाउ मेनी डिजिट्स डज n हैव, n के कितने अंक हैं, 4। इन चारों का टोटल कर लो, कितना आएगा, डन, क्लियर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, चलो गुड। 354 हो गया, 362। अब ये कंसेप्ट अपन नया पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक साल छोड़ करके एक साल आपके एग्जाम में आता है, ओके। एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा, एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आ गया। Yes, sir. आ गया? चलो फिर तो वेरी गुड। देखो बेटा लोग, क्या होता है, ये मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ 362 पे ना। ओके 362 पे मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल इजी। मैंने दो नंबर लिए 10 एंड 12। अब मुझे 10 एंड 12 का एचसीएफ निकाल के बताएं और एलसीएम निकाल के बताएं फटाफट। Yes. Sir, LCM 60 और HCF 2। बिल्कुल ठीक बात है। एचसीएफ आएगा 2 एंड एलसीएम विल बी 60। आ गया? अब इसमें ये आपको एग्जाम्पल याद करना है, क्रैम करना है आपको ये एग्जाम्पल। देखो पहली चीज़ क्या समझ रहे हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम। एलसीएम है 60, एचसीएफ है 2, नंबर है 10, नंबर है 12। बताओ बराबर है कि नहीं है? Yes sir, बराबर। बस ध्यान रखना ऐसा दो ही नंबर के लिए होगा। ठीक है, आप सोचो मैं 3 नंबर पे इसको इम्प्लीमेंट करूँ, 3 नंबर पे ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कहा कि 10 या फिर 5, 10 और 15 का एलसीएम लो, फटाफट लो। 5, 10, 15 का एचसीएफ भी लो और एलसीएम भी लो। और क्रॉस वेरीफाई करो इसको। हेलो, हो गया? ओके गुड। बेटा एचसीएफ कितना आया? 5। एलसीएम आया आपका 30। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हैं। 30 इंटू 5 दैट इज 150 और 5 इंटू 10 इंटू 15 इज नॉट इक्वल टू 150। Yes sir, ये तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया ना? तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कितने नंबर के लिए है? 2 नंबर के, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं है। ओके ओके, 4 के लिए भी नहीं है, 5 के लिए, 6 किसी के लिए भी नहीं है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने कॉपी कर लिया ना ये? तो बेटा पहला कंसेप्ट तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये अपने अभी काम आएगा। अभी सेकंड कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो अपने कल काम आएगा। कब? कल। ठीक है, देखो सिंपल समझो। नंबर क्या है? 10 और 12। एलसीएम क्या है? 60 और एचसीएफ क्या है? 2। 10 और 12 का एक फैक्टर 2 है या नहीं है? तभी तो आप इसको कॉमन फैक्टर बोल रहे हो ना। तो जब कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर तो ही गया। अच्छा, अब ये इसके फैक्टर हुए कि नहीं हुए? Yes sir। तभी तो आप इसको मल्टीपल बोल रहे हो ना। जब 60 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 12, दैट मीन्स 10 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 60। क्लियर? अब कंसेप्ट अब आ रहा है। कंसेप्ट इज नाउ, दैट इज वाई एचसीएफ is also a factor of LCM। आप कोई भी क्वेश्चन करें दुनिया में, 2 नंबर से ज़्यादा का करें, 10 नंबर का करें, 20 नंबर्स का क्वेश्चन करें, लेकिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने क्या करा, हमने लिखा 5, 10, 15, 3 नंबर थे। एचसीएफ क्या था? 5। एलसीएम क्या था? 150। बताओ 150 का एक फैक्टर 5 होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तुषार कपूर, होता है ना? तो ये सेकंड वाला कंसेप्ट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड वाला कंसेप्ट कितने भी नंबर पे लागू होता है। ओके, Yes sir। अब इसका उल्टा देखते हैं।
अब देखो इसका उल्टा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं यूं देख रहा हूँ तो 10 और 12 2 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं है? ये 2 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। आते हैं ना। अरे तो आते हैं जब भी तो इनका फैक्टर हुआ ना। यस सर। अगर ये किसी के फैक्टर हैं तो वो उसका मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? आप जिसके भतीजे हो वो आपका चाचा है कि नहीं है? यस सर। सिंपल है ना। तो आप जिसके भाई हो वो या तो आपका भाई है या फिर आपकी बहन है। ओके, जो आपके पापा हैं आप उनके बच्चे हो कि नहीं हो? यस सर। तो जब एक फैक्टर होगा तो दूसरा अपने आप ही क्या होगा? मल्टीपल। मल्टीपल होगा। और ये इसके मल्टीपल्स 10 और 12 का मल्टीपल 60 है कि नहीं है? यस सर। इसी कारण देखो 2 का मल्टीपल 60 है कि नहीं है? यस सर। तो जब मैंने ये बात लिख दी कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, तो इसका उल्टा भी तो सही है क्या? Yes, sir. LCM इज ए मल्टीपल मल्टीपल ऑफ एलसीएफ। HCF। क्लियर रहेगी ये बात? इसमें अभी अपने कौन सा कंसेप्ट काम आने वाला है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला भी अपने कंसेप्ट काम आने वाला है। ऑलराइट, कॉपी कर लिया आपने? चलो ये लो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब दैट इज तो वी नो ऑलरेडी कि ये तो नियम है, दिस इज प्रोग्रामिंग, ये तो मालूम है ना अपने को। तो उसने लिख दिया तो अपने लिए अच्छा। अब अपने को करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। करना ये है कि बिल्कुल अगर 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? तो आप इसको कॉमन पी फैक्टराइजेशन से नहीं करोगे, आप इसको पी फैक्टराइजेशन से करोगे। कल अपन ने क्या किया था? कल अपन ने किया था कॉमन पी फैक्टराइजेशन, ये कि 414 एंड 506, यही किया था ना? बोलो, किया था? ऑलराइट, तो अब ये हुआ कॉमन पी फैक्टराइजेशन। अपने को क्या करना है इसमें? अपने को तो अलग अलग सेपरेट फैक्टराइजेशन करना है। हो जाओ शुरू, हो जाएगा आराम से, करते जाओ। यस सर, हो गया। डन? यस सर। चलो ये 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 207। डिविजिबिलिटी बताई थी ना आपको, 69 अगेन 3 23। ओके, ये 2 से डिवाइड करेंगे 253। ओह ये प्रॉब्लम कर दी इसने, 11। ओके 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 11। अब बस 23 प्राइम नंबर है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो नाउ वी कैन राइट, सबसे पहले लिखेंगे इसको इन विच फॉर्म? वेरी गुड, कैनोनिकल फॉर्म में लिखोगे। 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 23 एंड 506 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 23। ओके, अब आप इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? ये रहेगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा ना। आप क्या बोलोगे भैया कि ये HCF है। क्या है HCF? इनमें कॉमन क्या है? 2, और कॉमन क्या है? 23। तो HCF क्या हो गया? 46। और LCM के लिए क्या करोगे? LCM के लिए कॉमन
होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखें, जब आप पावर्स में करते हैं, किस में करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में जब करते हो तो SCF इज व्हाट, SCF इज मिनिमम पावर। क्या कहा मैंने, मिनिमम पावर ऑफ एवरी, फिर एवरी को काटो कैसे, कॉमन फैक्टर। ओके, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी फैक्टर। ओके, देखो यहां कॉमन आएगा या एवरी फैक्टर आएगा, कहने का मतलब इधर देखो दोनों में 2 कॉमन है क्या, तो कॉमन है तो SCF में आएगा। ओके, 2 की पावर ऊपर 1 है नीचे 1 है, 1 और 1 में छोटा कौन होता है, दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों ही छोटे हैं दोनों ही बड़े हैं, तो ये 2 आ गया। क्या दोनों में 3 कॉमन है, क्या दोनों में 11 कॉमन है, 23, तो बस 23 की पावर 1, तो ये आ गया SCF। अब बात करते हैं LCM की। दोनों में 2 कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 है ना, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 2 लिख दिया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, लेकिन 3 कॉमन है क्या, तो क्या कॉमन होना जरूरी है, नहीं, कॉमन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 23, दैट्स इट। तो क्या आएगा अपना आंसर, 506 इंटू 9 करेंगे तो 4554, 4554। देखो मल्टीप्लाई करो, ये आता है क्या, रेतुल कैलकुलेटर तो काम नहीं लेते हो, यही है कंफर्म, चलो गुड। तो इसका मतलब यहां तक आपने LCM निकाल दिया, SCF निकाल दिया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था का SCF बताएं, SCF बता दिया, और क्या प्रूव करना है, फाइंड द, अच्छा दोनों थे, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ नंबर्स सो एंड वेरीफाई, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लो भाई क्या करना है, देखो वी नो दैट वी आर टू वेरीफाई सो एंड सो, तो LCM इंटू SCF इज इक्वल टू 414 इंटू 506, यही होगा ना। तो LCM लिख देते, क्या आया 4554 इंटू 46, दैट इज इक्वल टू 414 इंटू 506। अब बोलो वेरीफाई कर लोगे अपने आप, या मैं वेरीफाई कराऊं, समय खराब करोगे, अपने आप मल्टीप्लाई करना है, करो फटाफट। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये 12 करोड़ रुपए के प्रश्न पत्र और 5 करोड़ की उत्तर पुस्तिकाएं रद्द हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बच्चे फेल हो पास हो। Done, sir. कर लिया बेटा, वेरी गुड। ईशानी कैलकुलेटर तो काम नहीं लिया, No, sir. ध्यान रखना, मैं बहुत खराब हो जाता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है जब कोई कैलकुलेटर काम लेता है, आई हेट। Sir, कभी यूज में नहीं लिया कर। वेरी गुड। ये 5 4 5 5 4 इंटू 46 24 2 3 3 3 2 7 3 2 4 16 1 2 2 2 1 8 2 1 6, सही करा क्या मैंने? Yes, sir. तो हम लिख देंगे भैया, देखो 209484। अच्छा अब एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप श्योर हो ना ये सही है तो आंख मीच के इसको भी लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं यही तो आएगा। हमने तो हमारा कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर लिया ना। फिर भी एग्जाम में सेफ साइड रहते हुए इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्या कर लेना?
क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? 3 मार्क्स का, क्योंकि जो पहला चैप्टर है ना बेटा आपका, ये 6 मार्क्स का है। कितने का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का चैप्टर है। ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया ये। एक मतलब 1 या 2 क्लास और, 2 क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगा। डन, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? और कराऊँ एक आधा क्वेश्चन ऐसा? कर लोगे, चलो। तो 362 कराया था ना मैंने, 363 कहाँ गया भाई? 363 आया ही नहीं क्या? कहाँ गया मेरा 363? आया ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो। 363 नहीं आया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 364 तो एक जैसे ही क्वेश्चन है। और देखें 376, बहुत ध्यान से करना, समझ रहे हो? बहुत ध्यान से करना। और जब भी मैं ये बात कहता हूं इसका मतलब क्या होता है? हाँ, यस, इसका मतलब ध्यान से ही करना, क्योंकि क्वेश्चन में शायद कोई नई बात होती है। हाँ भाई, एसटीएफ कितना है? 44, एलसीएम कितना है? 264, और पहला नंबर कितना है? 88, वेरी गुड, 88। तो दूसरा नंबर तो बता ही देंगे ना हम। कैसे बताएंगे? देखो क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर सपोज ए होता, क्या होता? फर्स्ट नंबर ए होता, या मान लो एक्स होता, तो एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 44। तो एक्स क्या हुआ बताओ? 22 क्यों? मैं 44 को थोड़ी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 44 को थोड़ी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं एक्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू 44 इंटू 2, दैट इज 88। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब यहीं इसको कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल कर दो? देखो 44 से 88 कटेगा कितनी बार? 2 टाइम्स। इसको 2 से कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया। जब प्रूव करना होता है, व्हेन वी आर सपोज टू प्रूव, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पर जब हमें प्रूव थोड़ी करना है इस क्वेश्चन में। बस कितना आएगा? 132, दैट इज द सेकेंड नंबर इज 132। एनी डाउट? वी शुड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े हम। yes, 379,
33. भाई एलसीएम कितना है? LCM 231. एचसीएफ 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब पहला नंबर 26 थोड़ी है, No sir. पहला नंबर मानेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 26। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 21. और 21 इंटू वाई। Y. बोलो अब y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आ जाइए. आ जाएगी। निकालोगे आप ही? Yes sir. एक बात ध्यान रखना, मैं कभी भी घर आ जाऊंगा होमवर्क चेक करने, मुझे मालूम। Yes sir. हाँ, अभी मैं एक दिन ईशानी के घर पहुंच गया तो होमवर्क चेक करने, है ना ईशानी? ईशानी मैं आपके घर पे आया था कि नहीं आया था? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes sir, आए थे। हाँ, तो मैं किसी के भी घर पहुंच जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये देखो 3 से काटेंगे 7 टाइम्स, Yes sir. 7 से काटोगे 33, दैट्स इट, ये आ रहा आंसर। लेकिन मैं तो बहुत जल्दी कर दिया, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना एग्जाम में, ओके? कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप? यूँ कि 3 इंटू 2 31 इज इक्वल टू 21 इंटू, अच्छा इसके ऊपर भी लिखोगे, इसके ऊपर लिखोगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ओके? या फिर इसकी जगह लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स नहीं 2 नंबर्स। Yes sir. क्या 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं? No sir. फिर लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर बी ए, नाउ ए प्लस 5 इज इक्वल टू 26, या फिर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक्स लिखा है इसलिए ये सब लिखना पड़ेगा, ओके? Yes. एक्स प्लस 25 इज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 26, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 21। आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 231 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 33 इज इक्वल टू वाई। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, ओके? Yes. चलो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। Yes sir. और एक शानदार क्वेश्चन देखो बेटा, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन अभी तक बोल रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में नहीं आया, ओके? लेकिन है आपके ही पैटर्न का, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सोचो कैसे कर सकते हो। जिन लोगों ने मेरे से YouTube पे क्लासेस ली थी शुरू में, YouTube पे बोल रहा हूं मैं, शुरू में जब मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, वो तो फटाफट ही कर देंगे इसको। नहीं आ रहा ना समझ में? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। Yes sir. इधर देखो, इधर देखो भाई, लेट एलसीएम बी एक्स, एक्स इंटू 478 इज इक्वल टू 12906 इंटू 14818। ओके, मैंने यूट्यूब पे सिखा दिया था। कौन लोग थे जिन्होंने यूनिट प्लेस वाला मेरे से मेथड सीखा था? जब मैंने कहा था टेबल्स में आपको सिखा रहा हूँ अनलिमिटेड। यूनिट प्लेस अपन ने पढ़ा है ना इस चैप्टर में भी। इधर देखो, व्हाट वुड बी यूनिट प्लेस ऑफ राइट हैंड साइड? 8 होगा, ओके? और इधर का यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। तो अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 8 आ जाए? 8 1 जार 8 1 जार 8, तो 1 पॉसिबल है। Yes sir. 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 2 जार 16. पॉसिबल है क्या? No sir. 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48. पॉसिबल है? Yes sir. बस 2 ही डिजिट पॉसिबल है, 1 एंड 6। ऑप्शन में क्या है, 1 है कि 6 है?
हमारा आंसर क्या हो गया? 6। क्लियर? कोई डाउट? दिस वॉज फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड समझा, ये होगा ही ऑप्शन से, ओके, होगा ही ऑप्शन। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है बेटा, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपने लिखा 478 सो एंड सो, आपने कहा भाई राइट हैंड साइड का 8 है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 8 है, दोनों का यूनिट प्लेस 8 है, वेरिएबल कहाँ रखा है? लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। अब ऑप्शन उठाओ ना आप, तो पहला ऑप्शन उठाओ, 6 × 8 कितना होता है? 48 पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? तो सही नहीं मानेंगे, दिस इज वी नो होल्ड पे रखा है, क्या करा है? होल्ड पे रखा है। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, 3 8 जार, तो ये तो मैच नहीं होगा। No, no. 9 8 जार, 72. ये भी मैच नहीं होगा। 2 8 जार, 16. ये भी मैच नहीं होगा। तो भाई जब 4 में से आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया तो बचा कौन सा? तो जो बचा वही आपका आंसर है। ओके, क्लियर? बहुत है आपके लिए आज के लिए। होमवर्क करना है बेटा 334 से 388 तक। कहाँ से कहाँ तक? 334 से 388. यस, 334 से 334 से 388 तक। ये किसकी आवाज़ आ रही है भाई पीछे से ही? चलो यहीं पर सेशन एंड कर दें हमारा। ओके, चलो टाटा गुड बाय, जय हिंद जय भारत, मोस्ट वेलकम।